राइट। तो परमेश, एक बात हम सब लोगों को समझना चाहिए कि जी एक तो ये है कि नाउ इट इज अवर टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट। जी जी और दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस देश को गुमराह बहुत किया गया है। जी। मतलब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री कि आप अभी भी आजाद नहीं हैं, अभी भी आप गुलाम हैं। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सर मेरा मानना यही है कि जैसे आज के टाइम पर हम सब, आपका बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज के टाइम पर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पेरीफेरी में ही रहकर अपने आप को एक पर्टिकुलरली एक टाइम हम गुजार रहे हैं। चाहे वो मैं जॉब सेक्टर्स की बात करूं, चाहे मैं अपने खुद बिजनेस सेक्टर्स की बात करूं, या इवन जो हम सोसाइटी की भी बात करें, तो हम हमारी एक पेरीफेरी किसी ने बना के रख दी है सर। और उसी में ही हम लोग रहना चाहते हैं, या उसमें हमको बाइंडेड किया जाता है। और जब हम उसको कहीं तरीके किसी तरीके से उससे निकलना चाहते हैं, तो वो उसका नाम दे दिया जाता है कि ये पर्सन जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। नहीं, आई वांट टू रियली टॉक इन ए वेरी स्ट्रिक्ट लीगल टर्म। हाँ, मैं अंडर द प्रोसेस ऑफ द लीगल ही बात कर रहा हूँ सर। हाँ, इसमें मैं क्राइम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा थॉट रखूं जो सोसाइटी से बाहर हो, लेकिन वो क्राइम में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा हो, तो वो तो कहीं भी, इसके लिए मैं भी कंसिडरेबल नहीं हूँ सर। परमेश, नॉट रियली। देखो, ओके। आपको किसी भी व्यवस्था के लिए तीन लेयर को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। एक जी। एक लेयर है जो कि सत्ता में ऊपर बैठी हुई, राइट। जो ठीक है सर। 1947 के पहले अंग्रेज थे, अब उसमें अपन कह सकते हैं कि काले अंग्रेज, ठीक है। जी जी उसके नीचे एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, राइट। जी ये एक व्यवस्था है लोगों के ऊपर जो है एक शासन स्थापित करने की और एक एक व्यवस्था देने की, राइट। जी उसके नीचे आता है कानून, राइट। जी जी अब इन तीनों लेयर को यदि हम बारीकी से देखें तो जब आपको पावर ऑफ पावर ट्रांसफर हुआ, राइट, जी। तो पावर ट्रांसफर हुआ गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों, राइट। बिल्कुल सर। अच्छा, उन्होंने, और ये ट्रांसफर हुआ अंडर ए एक्ट विच हैज बीन पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1947 ऑन 17th ऑफ जुलाई, राइट। राइट सर। इसके तहत जो है, जो व्यवस्था हमने पैदा की, उसमें अंग्रेजों के बनाए हुए सभी नियम कानून एज इट इज हमने अडॉप्ट कर लिए। जी तो इसमें समझने की बात यह है कि ये नियम कानून हमने भारतीयों की सेवा के लिए, भारतीयों के विकास के लिए बनाए थे, या अंग्रेजों ने ये नियम गुलामों पर शासन करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, उनसे रॉ मटेरियल पैदा करा के उसे ब्रिटेन भेजने के लिए और वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है आपके ऊपर थोपने के लिए बनाए गए थे। जी। नहीं तो आपका क्या मानना है कि ये नियम कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? सर देखिए, अंग्रेजों एक्चुअली क्या, ये तो आउटसाइडर्स थे जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रूल के लिए आए थे। तो तो ये भारत को लूटने आए थे और फिर हाँ। बाद में भारत पे शासन करने लगे, और जी उन्होंने जो भी नियम कानून बनाए वो अपने जो है सत्ता को बनाए रखने के लिए, आप पर शासन करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए बनाए गए थे, राइट। यस सर। अब आपने यही सब कानून यथावत अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। फिर जी उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था थी जिसको पुलिस कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और जुडिशरी कहते हैं। वो भी अंग्रेजों की एज इट इज आपने अडॉप्ट कर ली। गुलामों पे की जो ऊपर व्यवस्था होती है वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था होती है, राइट। तो ये यस सर। व्यवस्था लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। डू यू एग्री? जी हाँ, बिल्कुल सर। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है
निर्णय वो ले तो ठीक, निर्णय ना ले तो ठीक, निर्णय गलत ले जानबूझ के तो ठीक, निर्णय जो है भ्रष्टाचार करके ले तो ठीक। आज जो है एक पुलिस वाला या इवन एक पटवारी यदि कोई गलत कर देता है, जानबूझ के गलत निर्णय लेता है, तो उससे जूझते हुए आपकी चप्पल घिस जाएंगी या 25-30 साल लग जाएंगे, और फिर भी आपको न्याय मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। करेक्ट। अब तीसरी लेयर है ऊपर में, जो कि काले अंग्रेजों की है, जो ट्रांसफर के तहत आया है। तो उस लेयर को बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। जी जी तो उसके तहत पार्टी तंत्र पैदा किया गया, और ये जी पार्टी तंत्र इतना फॉल्टी ढंग से पैदा किया गया कि इसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कोई जो है डूज एंड डोंट्स नहीं है। और उस कारण से ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पर्सनल प्राइवेट कंपनियां जैसा हो गया है, फैमिली कंपनियों जैसा हो गया है। डू यू एग्री विथ मी? जी हाँ सर, बिल्कुल। है ना? अच्छा, अब ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन कर रही हैं? पैसे लेके टिकट देती हैं, अपने नेताओं के जो है ना बच्चों को टिकट देती हैं, जाति जी या हाँ। धर्म के आधार पर टिकट देती हैं, लेकिन राष्ट्रीयता और आपकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना? फिर जो दूसरी पार्टी से अपने लाभ के लिए लोग आते हैं उनको टिकट देती है नहीं देती? बिल्कुल सही बात है सर। और अपराधियों को टिकट देती हैं। तो कुल मिला के तीनों लेयर जो है, ये आपकी डेमोक्रेसी को कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, एक चपरासी जो कि कोई भी निर्णय नहीं लेता है, कार्यालय के बाहर खड़ा रहता है, खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके बावजूद भी उसे साक्षरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। फिर हम्म। फिर जो है देश के सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने वाले, ये भाग्य के विधाता देश के, ये साक्षर और साक्षरित्र ना हो, तो ये इस देश के लिए विडंबना है। और अभी जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% के खिलाफ तो बहुत ही हीनस ऑफेंस रजिस्टर्ड है। राइट? हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार टाइप राइट? जी हाँ सर। तो कुल मिला के आपकी तीनों लेयर गुलामी वाली हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। सबसे ऊपर वाली लेयर जो शासक है, वो भी जो है आपके हित पे काम नहीं कर रही है, वो भी जो है अपराधी भी है, और वो जो है किसी तरीके से आपको बांट के आपका जो है अपना वोट बैंक बना के सत्ता में काबिज रहना चाहती है, और रातों रात अमीर भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, नंबर बिल्कुल हो वन। रही है। दूसरा जो है, अपन ने कहा कि जो ये पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल व्यवस्था है, वो भी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, और कानून भी लॉर्डशिप वाले हैं। तो फिर आप गुलाम हो ही गए ना। जी हाँ। बस केवल एक फर्क है कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं। अब वोट देने वाले गुलाम होने के कारण आप जो है, आपका फायदा नहीं है, ये भी नुकसान बन गया है। जी क्योंकि जो वोट देने वाला गुलाम है, वो यदि समृद्ध हो जाएगा तो वो सोच समझ के वोट देगा। तो जी वोट देने वाला गुलाम गरीब रहे, फंसा रहे, दारूखोर हो जाए, गरीबी वाला डिपेंडेंट हो जाए, उसको साड़ी बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के हम मूर्ख बना के सत्ता में काबिज हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, और ये चला भी आ रहा है, इसी तरीके का ही ट्रेंड है जो है। हम्म, मतलब इतने समय हो गया है जब से हम फ्रीडम लिए हैं हम लोगों ने, हम्म। तब से ही चला जा रहा है ये। तो अब सवाल ये उठता है प्रमेश, कि हम लोगों को, जो कि सोसाइटी में थोड़ा सा सोच समझने वाले लोग हैं, अब इनको मिलके देखिए, दूसरा तो जो है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, उसे 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के ये भुट्टा पिला दिया गया है कि आप आजाद हैं। ठीक है ना? जी हाँ। अभी अपन ने जो एनालिसिस की उससे स्पष्ट हो रहा है कि हम सही मायने में आजाद नहीं हैं, क्योंकि गुलामियत के कानून हैं, गुलामियत की व्यवस्था है, और उसके ऊपर जो शासन है वो भी नेशनलिस्ट लोगों का नहीं है, वो भी आपके चुने हुए तो जरूर हैं,
लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो रिप्रेजेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं, और आपकी बात कहने की उनमें क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि आपकी बात वो कहेंगे तो उनको जो है पार्टी भूख से बंधे हुए हैं, और बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, राइट। जी हाँ। तो अब हमको, क्या आपको नहीं लगता है कि एक समय आ गया है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत सौंपें? बिल्कुल सर, ये कभी कभी फील भी होता है कि ये इसको कई रिवोल्यूशनरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसमें कि एक हम ऐसा भारत तैयार करके रखें जहाँ पर जो रियल जो डेमोक्रेसी है वो लोगों में नज़र भी आए, या वो माहौल में सोसाइटी में भी नज़र आए सर। करेक्ट। लेकिन वो कब पैदा हो पाएगी? जब हम वैसे नियम कानून पार्लियामेंट के मंदिर में पारित करेंगे, वैसी व्यवस्था हम पार्लियामेंट में पारित करेंगे। हाँ सर। करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी होगी। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि जो वर्तमान में लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो क्या इस बात से सहमति रखते हैं, या वर्तमान व्यवस्था उनको ज्यादा लाभकारी है, तो इसमें वो बदलाव क्यों लाएंगे? सर, इसमें मेरा मानना ये है कि जैसे अगर मैं इनके वेजेस की बात करूं, लास्ट टाइम आपने भी सुना होगा जब एमपीज या एमएलएज के वेजेस के इंक्रीमेंट्स की बात आई थी, तो बहुत इमीडिएटली सभी ने विदाउट एनी अपोज इसको फेवर कर दिया था, और विद इन एन आवर ये पूरा पूरा जो बिल था ये पास हो गया था। तो ये इनके फेवर की बात थी, तो विद इन एन आवर ये इन्होंने पास करा लिया। अब ये नॉन फेवरेबल चीज़ें हैं जिसमें इनके पास से इनके हाथ से सत्ता अगर निकल जाएगी, तो ये बिल इस तरह का ये बिल के थ्रू ही पास होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही जगह पर। तो ऐसी कंडीशंस पे ये बिल तो उसका पास होने के लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले पर्सन के तौर पे नजर आएंगे सर ये फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारी चिंता ही नहीं पालते हैं, जो मठाधीश बन गए हैं, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, जो दरबारी बन गए हैं, अब उनको हम कैसे जो है अपनी अनुनय प्रार्थना करें या विवश करें, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही कानून पास करना है। और चूंकि वो डिजर्विंग भी नहीं है, तो वो ऐसा कोई कानून पारित करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल नहीं तो करेंगे। अब हमारे पास क्या मॉडल होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये सर। ये बात आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ हाँ सर, मैं जानने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेरे पास में, हाँ, इसका तो सवाल तो है, हम्म पर सवाल के साथ में कभी इसमें जवाब भी सोचा है सर हमने, पर मैं अभी इमीडिएटली उसको वर्ड में नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली ये मॉडल होना चाहिए जिससे हम की इस जो व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, उससे हम छुटकारा पा पाए। तो अभी अभी तक की चर्चा से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अभी जो व्यवस्था है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, वो गुलामों वाली है, वो लॉर्डशिप वाली है, और इसमें बदलाव की जरूरत है। और ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमको, हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं करते हैं, वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिहाजा इस बात की एक बहुत कम संभावना है कि ऐसे नियम कानून इनकी सोच में भी होंगे। करने की बात तो बाद में आएगी, पहले उसके विचार बनना चाहिए। तो इनके विचार में ही ऐसे नियम कानून और व्यवस्था नहीं आएगी, राइट। जी हाँ सर। तो प्रमेश, अभी तक अपन ने चर्चा ये बात की थी कि हम जो है अभी भी आजाद नहीं हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था, नियम कानून और व्यवस्थाएं गुलामियत की हैं, और हमारे ऊपर जो व्यवस्था थोपी गई है वो लॉर्डशिप की थोपी गई है। और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो है खुद के लाभ से जो है इसके प्रति ज्यादा सचेत हैं, जैसा आपने कहा था कि उनके जब अपने पर्क्स होते हैं, अपना पे सैलरी होती है, तो उसको वो ध्वनि मत से 1 मिनट में पारित कर देते हैं। और दूसरे जनहित के मुद्दों पे जो है वो कई बार बरसों चीजें वेट करती रहती हैं।
लेकिन उस पर निर्णय नहीं होते, कानून नहीं बनते हैं, कानून बनते भी हैं तो दिखाने के लिए फॉल्टी बनते हैं, राइट। जी हाँ सर। क्या हम इस पूरी व्यवस्था को कुछ देर के लिए आसुरी व्यवस्था, आसुरी शक्तियों का बोलबाला कह सकते हैं क्या? अम, सर इसका कोई नाम नहीं दे हम लोग। नहीं 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 नहीं, उसको उसको नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है और दूसरी जगह पे भी इसके दृष्टांत अवेलेबल हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मियों की को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, राइट। जी तो समय समय पर आसुरी शक्तियां, समय समय तक जो नेगेटिव पावर्स हैं वो बलवती होते रहे हैं, राइट। जी जी और जी हमें उन पावर से यदि हम सीधे लड़ेंगे तो वो हमको नष्ट कर, जी तो इसको हम थोड़े से लूज टर्म में कहें तो ये आसुरी शक्तियों का बोलबाला वाला स्थिति बन गई है, जहां उन्होंने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, चारों तरफ से भ्रष्टाचार और इस सब का जो है ना बोलबाला है, और अपराधी तत्व से सब लोग जो है वो आपके सिरमौर बन गए हैं, और उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे ही लोगों का जमावड़ा कर लिया है। तो एक ये एक आसुरी शक्तियों का बोलबाला हम आसानी से इसे कह सकते हैं, राइट। अब हमें जी सर। वैदिक पीरियड में झांकना पड़ेगा। हमारे पुराने समय में कहा गया है कि ऐसा जो है आसुरी शक्तियों का बोलबाला पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा, राइट। जी तो उस समय हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे इन महाअसुरों का, महाशक्तियों का कैसे उन्होंने सामना किया, ये देखने की जरूरत है। तो सर। जब हम उसको देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे पूर्वजों ने इससे हैंडल करने के लिए तपस्याएं की, और तपस्या के माध्यम से उन्होंने अस्त्र शस्त्र जैसे विष्णु अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, शिव अस्त्र आदि प्राप्त किए, और उन्होंने देवी देवताओं से वरदान प्राप्त हुए किए, और अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होके फिर उन्होंने आसुरी शक्ति को का सामना किया। डू यू एग्री विथ मी? जी हाँ सर। राइट। अब सवाल उठता है कि इस कलयुग का जो है तपस्या क्या है, क्योंकि हम लोग इस बात पे तो पहुंच गए कि तपस्या करना पड़ेगी। जी अब वो तपस्या को अपन को डिकोड करना है। तो ये तपस्या है लोगों को ऊर्जाकृत करके, और लोगों के अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को वो ऊर्जाकृत करें, और संयुक्त ऊर्जा जो है से हम इन जो है इन शक्तियों को पराजित करें। और यदि हम रामायण में देखें तो ये बात आती है कि जब भगवान राम को लंका जाना होता है और लंका का रास्ता के लिए समुद्र को पार करना होता है, तो भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब वो रास्ता नहीं देता है तो भगवान राम स्वयं जो है ना इस चौपाई को कहते हैं कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, भय बिन होए ना प्रीत, राइट। तो सही बात। हमें भय करना पड़ेगा। यदि हम इस चौपाई को बारीकी से देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक अनुनय विनय और प्रार्थना का है, दूसरा जी जो है वो भय दिखा के विवश करने का है, और तीसरा जो है पराजित करने का है, ठीक है ना। जी जी अब इसमें जो है वो समुद्र जो है जैसे ही उसको वो विवश करते हैं, तर्कस पे तीर संधारण करते हैं, तो वो पैदा होता है और कहता है कि साहब ऐसा मत करिए, आपके यहाँ पे नंदील हैं, उनसे आप बना लीजिए राम सेतु और आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जी लेकिन तो उसको नष्ट होने से बच गया, पराजित होने से वो बच गया। यदि वो ऐसा नहीं करता तो भगवान राम उसे पराजित करते, ठीक है ना, जैसे हाँ जी उन्होंने रावण को पराजित किया, ठीक है ना। हाँ जी तो अब जो है हमें एनर्जी सिस्टम के माध्यम से लोगों में ऊर्जा पैदा करना होगी, ठीक है ना। और जी। इसके लिए हमने एक एनर्जी मॉडल जो है वो विकसित किया है। आपने क्या हमारे कुछ वीडियोस देखे हैं इसमें? सर मैं अगर बहुत इनिशियल स्टेज की बात करूं, आज से करीब 3 से 4 महीने पुरानी,
हाँ या हाँ। साल भर पुरानी है, तो वो सारी वीडियोस मैंने करीब करीब देखी हैं। अभी लास्ट जो मंथ की बात करूं, थोड़ा मैं अभी बिजी था, तो इसमें लास्ट मंथ की कुछ वीडियोस मैं नहीं देख पाया हूँ, अनफॉर्चुनेट। हाँ, लेकिन ये तो लगभग कॉन्सेप्ट ही 1 महीने पुराना है, ठीक है ना। जी 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 इसका जी। मतलब है आपको इसे देखने का मौका नहीं मिला है, ठीक है ना। हाँ जी जी तो सर। इसमें हमने एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाला है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और इसके माध्यम से हमें वो सब अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त हो जाएंगे जिससे हम महाशक्तियों को पराजित कर पाएंगे। और फिर हम अपने जो है उन नियम कानूनों को स्थापित कर पाएंगे पार्लियामेंट के मंदिर में, ठीक है जी ना। जी जी जी। अब मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो आज का जो चारों तरफ माहौल है उसमें हर व्यक्ति बेबसी महसूस कर रहा है। थानों में सुनवाई नहीं, दफ्तरों में सुनवाई नहीं, गलत लोगों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, महंगाई का बोलबाला है। आदमी सिकुड़ गया है। अच्छा व्यक्ति ठीक ढंग से जी नहीं पा रहा है। और जो बदमाश व्यक्ति हैं वो सीना जो है चौड़ा करके घूम रहे हैं। और आदमी डरा डरा सा, सहमा सा, बेबस, हताश सा जो है कि नहीं है। बिल्कुल सर। तो यदि हम जो है अपने लोगों को, खुद को जो है एक बार ऊर्जाकृत करें, राइट, जी और ये माने कि हम शक्ति का केंद्र हैं और संकल्पित होकर हम जो है वो परिवर्तन का आधार बनने वाले हैं। इस ऊर्जा केंद्र का संकल्प मात्र से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी, बेबसी और हताशा है उसे हम काफी हद तक कॉन्क्वर कर पाए, जी सिर्फ संकल्प मात्र से कि मैं ऊर्जा केंद्र हूं। हम अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जा केंद्रीकृत करेंगे और फिर संयुक्त ऊर्जा से वो व्यवस्था स्थापित करेंगे जो इस देश के लिए आवश्यक है। जी। अब आप ये बताइए, इससे करने से आपके अंदर की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ बेबसी, कुछ ना कुछ हताशा कम होगी कि नहीं होगी? 100% होगी सर। अच्छा, बिल्कुल होगी जब। दूसरी बात आपको ये भरोसा भी बनेगा कि आप जैसे बहुत सारे ऊर्जा केंद्र लगे हुए हैं और दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, तो अंदर की ऊर्जा तो है ही है, बाहर भी ऊर्जा का जो है केंद्रों का जो है ना इंक्रीज हो रहा है नंबर। और हम संयुक्त जो है ना उससे उतने कमजोर नहीं हैं और उतने बेबस और लाचार नहीं हैं जो आज थे। जी डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल एग्री डू सर। अच्छा, अब जो है जब आप ऊर्जाकृत होके सकारात्मक होंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस और सकारात्मकता के कारण आपका आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। बिल्कुल बढ़ेगी। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उससे आपको सम्मान भी मिलेगा और धन लाभ भी मिलेगा। जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, अब तक आपने जो कुछ भी किया या कहा गया उसमें कोई नुकसान है क्या? नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धरना दीजिए, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम करिए, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप रेल रोको करिए, आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करिए, आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप जुलूस निकालिए, आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप दिल्ली चलिए, जंतर मंतर चलिए, राइट। बिल्कुल सर। तो जैसे कि जो अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, जब जी सरकार ने चीजों को रफली हैंडल किया तो आपको याद होगा रामदेव महाराज को सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ा। हाँ जी सर। तो यदि आप जो भी कोई इस तरीके की गतिविधि का सहारा लेंगे तो इन लोगों को जब ये चाहेंगे अपने गुंडा मवाली भेज के आपके शांतिपूर्ण चीजों को ये कभी भी जो है ना डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपके ऊपर लाठियां बांध सकते हैं, गोली चला सकते हैं, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ सर। लेकिन अपने जो है ना मॉडल, एनर्जी मॉडल में इनको कोई भी आपके विरुद्ध नेगेटिव कार्रवाई करने का कोई अवसर है क्या? नहीं है सर। नहीं, राइट। अब तीसरी बात है कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, ठीक है ना। जी तो ऊर्जाकृत करने के लिए
अभी क्या होता है कि हम लोग सभी अपने अपने काम से जो है वो जुड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, और उसके कारण हम जो है समय नहीं निकाल पाते हैं अपने ही नेटवर्क के लोगों से बातचीत करने का। और जनरली हम उन्हीं से बात कर पाते हैं जिनसे कुछ काम होता है, राइट। हाँ जी जैसे सर। हम लोग एक दूसरे को जानते थे, सब कुछ था, लेकिन काफी समय बाद बात हुई, क्योंकि जब काम होता है तो बात होती है। अब कल फंक्शन था, इसलिए अपन लोगों ने बात की, ठीक है नहीं की। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मेरा इसमें कहना ये है कि ये जब हम संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, और जो क्राइम फ्री भारत में इस मॉडल को लेके ढेर सारे ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको सुनाएंगे और उसके बाद संवाद करेंगे, तो वो ऊर्जा का जो है प्रसारण उन तक पहुंच जाएगा, और वो भी अपने आप को ऊर्जाकृत करके सकारात्मक हो जाएंगे और संकल्पित होकर आगे अपने प्रभाव क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ाएंगे, जी राइट। अब इसको अपन थोड़ा सा एक चुंबकीय ऊर्जा से इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, राइट। तो जी जैसे हमने आपको ऊर्जाकृत किया, तो आप एक चुंबक बन गए, और जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेंगे, तो वो अपनी जगह पर ही रीओरिएंट होके नॉर्थ साउथ अलाइंड होके चुंबक बन जाएगा। जी डू यू डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सर। ठीक है। अब वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएगा, तो उसमें जो लोहा अवेलेबल होगा वो भी इसी तरीके से ऊर्जाकृत हो जाएगा, जी और ये ऊर्जा का जो इस तरीके से जो प्रसारण होगा और लोग ऊर्जाकृत होते जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा जो है समय नहीं लगेगा। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। सहमत है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो अब एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कि जी आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई पत्थर हो, ठीक है ना, हाँ जी सर। तो वो पत्थर ऊर्जाकृत होगा क्या? अगर हमारे प्रभाव क्षेत्र में पत्थर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो ऊर्जाकृत हो भी सकता है सर। हाँ, मतलब बेसिकली यदि वो पत्थर के शेप में रहेगा तो उसे ऊर्जाकृत नहीं हो पाएगा। यदि उसकी जी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी तो ऊर्जाकृत हो जाएगा वो। हाँ तो हाँ। हमारे प्रभाव क्षेत्र में दो तरीके के पत्थर हैं, ठीक है ना। जी एक वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, तो उनकी इस व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है। जी तो चूंकि वो व्यवस्था को बदलने में उनकी रुचि नहीं है, तो वो हमारे लिए पत्थर जैसे, जी ठीक है ना। दूसरे वो लोग हैं जिनके अनुभव इतने खराब हैं कि उन्हें जो है इस बात का विश्वास है कि कुछ होने वाला है नहीं, जी जी नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, अच्छा हो ही नहीं पाएगा, आज की व्यवस्था अच्छा होने ही नहीं देगी। ऐसी उनकी जो है ना घोर जो है ऐसे उनके अनुभव भी हैं और ऐसी उनकी सोच है, तो वो पत्थर नुमा हो गए, राइट। जी 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 लेकिन इसको हमें जैसा आपने कहा है वैसा ज्यादा इससे अपन को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी, तो ये पत्थर भी जो है लोहा में भी कन्वर्ट हो जाएंगे और महा ऊर्जा केंद्रों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि डकैत वाल्मीकि जी जब ऋषियों के संपर्क में आए और उनसे ऊर्जाकृत हुए, तो वो सीधे जो है महर्षि वाल्मीकि बन गए और डकैत से, और उन्होंने फिर रामायण जैसी महाग्रंथ की रचना की। जी तो उसी तरीके से ये जो पत्थर हैं ये भी सीधे महा ऊर्जा केंद्र बने, जी 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 सर। ठीक है। जी तो इसमें आपको एक तो फायदा ये हुआ कि जब आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे तो आपके अपना ही नेटवर्क में सरसता बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी, संपर्क बढ़ेगा। इज दैट ट्रू? बिल्कुल सर। है कि नहीं? तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क में जो एक कहते हैं कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, राइट, जो हायर जी नीड है, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, हम लोग काफी हद तक उन तीन नीड को हम ऊपर की जो तीन नीड्स हैं उनको काफी हद तक हम इस एनर्जी मॉडल के तहत जो है अपने लिए उन नीड्स की हम भरपूर प्रतिपूर्ति कर पाएंगे। जी जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप बड़ा काम कर रहे हैं, एनर्जी मॉडल के हिसाब से जो है
आप चीज़ों को बदल पाएंगे। आने वाला समय समय अच्छा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छा भारत मिलने वाला है। आप यदि ऐसा खुद को और बाकी लोगों को विश्वास दिला पाएंगे तो इट विल improve the quality of your association with the society. It will change your self perspective, that is self esteem. और जब आप उसको हकीकत में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी होगी। अब मैंने जो जी। है इसको मॉडर्न साइंस से थोड़ा सा उसको मॉडर्न मैनेजमेंट से जोड़ने की कोशिश की, ठीक है ना। हाँ 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 सर। तो अब आप ये सोचिए कि इसमें नुकसान कोई नहीं है, किसी भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, और एनर्जी के माध्यम से हमने इतने सारे लोगों को जोड़ दी, राइट। जी अब तीसरा इसमें मॉडल ये है कि अल्टीमेटली यदि जो है ये लोग मोटी खाल के हैं और ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प रह जाएगा, वो है इनको पराजित करने का, राइट। जी। तो इनको पराजित करने के लिए फिर आपको कुछ लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा। हाँ जी सर। उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैदान में उतारने के लिए आपको जो व्यक्ति चाहिए उसका कोई एक आपको बहुत ऑब्जेक्टिव तरीका चाहिए, नहीं हाँ तो जी फिर सर। वो जो पॉलिटिकल पार्टी जैसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी 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 सर। तो वो तरीका है कि जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उसे हम पोटेंसी कहेंगे, ठीक है ना। जी और जो 1000 लोगों को ऊर्जाकृत कर देगा उसे हम महा ऊर्जा केंद्र कहेंगे, राइट। जी और फिर जो लोग जो है महा ऊर्जा केंद्र विद द लार्जर पोटेंसी, यदि हमें कल चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है तो हम अपने महा ऊर्जा केंद्र विद द लार्जर पोटेंसी और जो इस फील्ड में आने की इच्छा रखते हैं उनको हम उतारेंगे। और क्योंकि जो है यदि सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे तो हम 9 से 10 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हाँ यदि जी हम सर। 9 दिन में ना पहुंचे, 9 महीने में भी पहुंच जाएं और हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं जो हमारे जी कहने पर थाली रूपी शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर जो है अंधकार को दूर करेंगे, और जो वीडियो के माध्यम से हमारा जो क्राइम फ्री भारत मिशन की जो एक सोच है कि कैसा भारत चाहिए, हम कैसे आज़ाद भारत होंगे, हमारे नियम कानून क्या होंगे, हमारी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, हमारा बिना थाने में जाए जो है FIR दर्ज होगी, 10 दिन में हमारा सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी के मदद से इनफॉल्युबल एविडेंसेस को, अकाट साक्ष्यों को कलेक्ट भी कर पाएगा और 15 दिन में चालान पेश कर पाएगा। और फिर जो है 1 महीने के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम न्याय भी कर पाएंगे, वो भी 1 महीने के अंदर से, राइट। जी जब जी ऐसी व्यवस्था होगी तो चारों तरफ न्याय की व्यवस्था होगी और जो लोग बदमाशी करेंगे वो जेल में सड़ेंगे। इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल स्लोली वेनिश, राइट। जी और जो उसकी चौथी सर्टेनिटी है कि हम डिजिटल चित्र को क्रिएट करेंगे और अधिकांश लोगों को अपराध घटित करने के पहले ही रोक पाएंगे, पकड़ पाएंगे और उनको प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। और पांचवी सर्टेनिटी है कि जब आप अपराधी के बारे में हर चीज जानते हैं तो उसके पास जाके उसे रिहेबिलिटेट कर दीजिए, तो फिर जो है वो भी सज्जन व्यक्ति बन जाएगा, तो हम क्राइम फ्री भारत क्रिएट कर पाएंगे, राइट। जी अभी जो अपन ने इतनी सारी बातें की उसमें से जो बातें निकल के आई हैं कि जो पार्टी तंत्र है वो उसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। तो उसके जी ड्राफ्ट कानून बनाए जा सकेंगे, हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वो संशोधन ला, ठीक है ना। फिर जी हमें अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, तो वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में वो संशोधन करके हम वो भी कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर जी जी हमें जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए, तो हमारा आप वीडियो देखिए कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो है ऐप के माध्यम से कैसे होगी और कैसे हम उससे 2 टियर का जो है चुनाव कर पाएंगे, पहले लेजिस्लेचर का और उसके माध्यम से सेकंड टियर में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और जी हमारी आज की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो ये जी तीसरी व्यवस्था जो है लेके आएंगे और ये जो है इसमें लगभग सभी लोग
वोट देंगे और आज की तुलना में ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ना पुलिस लगेगी, ना प्रशासन लगेगा, ना आपको सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी, ना आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करना पड़ेगा। इतनी बेहतरीन व्यवस्था वो होगी और जीरो एक्सपेंडिचर भी होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके बहुत सारे हमारे वीडियो जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत जो है ना इलेक्शन अरेंजमेंट पे हैं, उनको सुनिए आप, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं एक बार जरूर इसको देखूंगा। अच्छा, इसके बाद हाँ इसको जरा कंक्लूड करते हैं और लॉजिकल एंड पे ले जाते हैं। तो जी अगला जो उसमें जो मांग वो है कि हम साइबर क्राइम फ्री भारत और क्राइम फ्री भारत बनाएं, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, राइट। जी। तो इसके ऊपर भी साइबर क्राइम फ्री भारत के भी कई वीडियोज अवेलेबल हैं। आई सजेस्ट प्लीज लुक एट दैम एंड सी दैम एंड राइट योर कमेंट्स अबाउट दैट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ सर। अच्छा, नेक्स्ट उसमें है कि हमें पेपर करेंसी फ्री भारत लाना होगा। तो हमारी जितनी पेपर करेंसी है वो डीमोनेटाइज होगी, और इस बारे में बहुत सारे प्रयास ऑलरेडी होने लग गए हैं। आपने देखा होगा हाथ ठेलों पर भी आजकल फोन पे क्यूआर कोड वगैरह लगने लग गए हैं, और इसको थोड़ा सा गति देके जब साइबर क्राइम नहीं होगा तो इसको गति देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम जो है, जैसे ही आप पेपर करेंसी मुक्त भारत बना करेंगे तो ना फिर हवाला होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग नारकोटिक्स मनी होगी, ना अवैध हथियारों की मनी होगी, ना जो है टेररिस्ट की मनी होगी, ना ही जो है ना टुकड़े टुकड़े गन जो भारतीय भारत के विभाजन में लगे हुए हैं ना उनकी होगी। तो हम एक स्ट्रोक से लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे कि नहीं जी कर जी, पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं सर, मेरा और भी सेम यही मानना है। और नेक्स्ट जो है कि क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम और पेपर करेंसी फ्री भारत का जो है ना ट्रांजैक्शन फीस मॉडल विल बी जनरेटिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन आज के समय में जो सरकार पैदा कर पा रही है। तो हमारे पास 20 टाइम्स जो है पैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, और साथ में ही कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं होगा। तो उसका रियल इफेक्ट मे बी 50 टाइम्स और मे बी 100 टाइम्स, राइट। जी तो जी जी फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से हम रातों रात किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा पाएंगे, और 5 साल में तो वो 25 गुना, और शायद 10 साल में 100 गुना हम उनकी वो बढ़ा पाएंगे। और हम और बहुत सारे मॉडल्स ला पाएंगे जिसमें लाइफ टाइम वारंटी, लाइफ टाइम रिसोर्सेज, इस तरीके से। तो जो प्रेजेंट एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल है और वेस्ट जनरेशन मॉडल है वो खत्म हो जाएगा, और रिसोर्सेज विल बी यूज्ड टू देयर पोटेंशियल। और जब वो एक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको मेल्ट करके अगेन रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था होगी जहां पर कि भारत समृद्ध देश के रूप में उभरेगा, और उसमें वो निरोगी भी होगा और दीर्घायु भी होगा। जी। और ये भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, और उसके दो डायमेंशन होंगे, एक वैदिक डायमेंशन होगा और एक मॉडर्न साइंस डायमेंशन होगा। एंड इंडिया विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड, और भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएगा। आपको बिल्कुल। एनर्जी मॉडल कैसा लगा? इसमें आपके क्या प्रश्न हैं? आपको कहाँ तक ये प्रैक्टिकल लग रहा है? फिर अपन थर्ड फेज में बात करेंगे कि इसको जमीन पर उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर मुझे देखिए, मैं बहुत पहले से ही इस बारे में सोचता आ रहा हूँ अपने मन में हम्म। कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं एक समय आता है जिस पर उसको बदलने की जरूरत बनती है। हम्म। और खास तौर पे जैसे आपने एक नाम जरूर बोला, असुर व्यवस्थाएं। हम्म। तो इस जो फेवरेबल ना हो किसी एक सोसाइटी के लिए जो व्यवस्था, हम्म। उसको जल्द से जल्द बदलना ही उस सोसाइटी के फेवर के लिए अच्छा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि आज हमारे पास में एक मॉडल आ रहा है, या एक अच्छे मॉडल की तरफ हम जाकर इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाएं,
तो उस मॉडल को जरूर देखना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि एनर्जी मॉडल, अब हम लोग तो फर्स्ट टाइम वैसे इस बारे में बात कर रहे हैं सर, और इसके बारे में मैं और ब्रीफ में आपसे जरूर समझूंगा, आपसे मिलकर या फोन पर। और डेफिनेटली इसको अगर हम अडॉप्ट करें तो पहले हमको फोकस करना पड़ेगा सर कि हम कितना इसको स्प्रेड कर पाए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली मैं बोलूँ एक ग्रुप की बात नहीं है, एक किसी एक जगह की बात नहीं है, या किसी शहर की अकेले की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और देश की अगर तो बात फिर हम में करेंगे ऐसा और करते हैं, इस जी इस चैप्टर को जो है ना 1 मिनट के लिए यहाँ पे इस धारणा के साथ कि एक पावरफुल मॉडल है जिसमें जी कि कोई नुकसान नहीं है, सब फायदे ही फायदे हैं। और इस मॉडल के माध्यम से चूंकि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव भी पैदा कर पाएंगे और हम पार्लियामेंट में बैठने की अपनी शक्ति को हासिल कर पाएंगे, तो फिर हम पार्लियामेंट में वो नियम कानून व्यवस्था टेक्नोलॉजी और वो सब ला पाएंगे। हम अपने पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अकाउंटेबल भी बना पाएंगे, पारदर्शी भी बना पाएंगे, और उनको समय सीमा में काम करने के लिए बाध्य भी कर पाएंगे, और उनको फंक्शनली अकाउंटेबल भी कर पाएंगे, उनकी लॉर्डशिप को खत्म कर पाएंगे। ठीक है ना? जी हाँ सर। तो अब अपन इस पार्ट 2 को यहाँ थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और पार्ट 3 में अपन फोकस करेंगे अपन अभी। तो प्रमेश, अपन ने अभी सेकंड फेज में चर्चा की थी कि कैसे जो है एनर्जी मॉडल बिना नुकसान के हम जो चाह रहे हैं उसको पार्लियामेंट के रास्ते से नियम कानून और व्यवस्था परिवर्तन का एक मजबूत आधार बनेगा। और इसमें बातचीत के दौरान आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक इसका स्प्रेड लार्जर नहीं होगा तो तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो हम इसके पार्ट 3 में इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसे कम समय में ब्रॉड बेस बनाएं, लार्ज बेस बनाएं। राइट? जी तो इसको हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि 3 तरीके की व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। एक राजनेता हैं जिसके बारे में अपन ने पार्ट 2 में चर्चा की थी, और हम लोगों ने ये पाया था कि वो जो है धन लेके जो है टिकट बांट रहे हैं, वो अपने नेताओं के बच्चों को टिकट बांट रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांट रहे हैं, दूसरी पार्टियों से जो लोग हैं उनको टिकट बांट रहे हैं, और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। तो कुल मिला के सही ढंग से देखा जाए तो वो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी हाँ सर। क्योंकि जो लोग 20 साल 30 साल से बिना किसी उसके लगे हुए हैं, और वो यदि शिक्षित भी हैं और उनकी सोच भी अच्छी है, तो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के उनके जो स्वप्न हैं उन्हें जमीन पे परिवर्तित करने का मौका मिलना चाहिए। राइट? और जी यही कारण है वो कार्यकर्ता बन के इतनी संलग्नता से लगे हुए भी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों का जो कृत्य है यह कृत्य जो है उनके अपने कार्यकर्ताओं के विरुद्ध है। राइट? जी दूसरा जो है, जो जाति के नेता हैं वो अपने ही जाति के लोगों को मूर्ख बनाकर और उनको जो है गलत स्वप्न दिखाकर और उनको जो है कई बार अपराध करने के लिए अग्रेसित कर वो तो व्यवस्था अपनी लचर है, नहीं तो अधिकांश जो है इन जातिगत नेताओं के जो सपोर्टर हैं वो जेल में सड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने जातिगत नेताओं के भ्रम में अपराध कर रहे हैं। वो तो हमारी व्यवस्था खराब है जो ना संज्ञान लेती है, ना जो है ना चालान करती है, ना जो है ना न्याय व्यवस्था उनको जेल में डाल पाती है, इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो जातिगत नेता अपने ही जातियों का सबसे बड़ा बंटाधार कर रहे हैं। राइट? जी अब तीसरी बात है धर्म के नेता। तो ये धर्म के नेता भी अपने धर्म वालों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको गरीब बनाए रखे हुए हैं, उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के उनको इतना कर दिया है कि वो अपने बच्चों को पालने की स्थिति में नहीं है, अच्छी शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है। तो ये नेता खुद अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट स्कूल में विदेशों में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में नौकरी करा रहे हैं, बट बल्कि ये नेता अपने गरीब भाइयों को मदरसों में पढ़ा रहे हैं, जिहाद सिखा रहे हैं, और उन्हें मरने के लिए और मूर्ख बना रहे हैं कि साहब वो जब वो मरेंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी।
ये सीधी दुष्टता का प्रमाण है, ये मूर्ख बनाने का प्रमाण है कि नहीं है? जी 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 सर। तो इसलिए जो ऊर्जा की व्यवस्था है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट? ये जी सर। ये आने वाले समय में जब उसको मैदान में उतर के पराजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, तब ये पार्टी के रूप में अवतरित इसे मजबूरी में होना पड़ेगा। आज की डेट में ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा हर पार्टी के कार्यकर्ता जिनका दोहन हो रहा है, वो भी एज ए एनर्जी सेंटर अपने आप को ऊर्जाकृत कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही हर जाति के लोग जो है वो इसको इसमें जोड़कर उन्हें हम ऊर्जाकृत कर सकते हैं। और जी हाँ। तीसरा जो है, हर धर्म के लोगों को जोड़ के उनको ऊर्जाकृत करके, और सभी जाति धर्म और के लोग जो है ऊर्जाकृत होकर अपने आप को अपने को डेवलप भी कर पाएंगे, प्रस्फुटित भी हो पाएंगे, विकसित भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? तो बिल्कुल हो सकते हैं। हमें सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पॉलिटिकल पार्टी के, सभी समाज सेवकों को, सभी जो है प्रोफेशन के लोगों को जोड़ के हमें उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उन्हें ऊर्जाकृत करके वो अपने ऊर्जा से, अपने ही से जुड़े हुए लोगों को, तो जैसे मान लो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, जैसे प्रमेश आप उसी प्रभाव क्षेत्र में आओगे क्योंकि हम लोग जो है एक ही कॉलेज के अलमनाई हैं, राइट? तो जी हम जी लोगों का जी जो जुड़ाव है वो वर्षों का जुड़ाव है, वो जो कि इमोशनल जुड़ाव भी है, सब्जेक्टिव जुड़ाव भी है, ऑब्जेक्टिव जुड़ाव भी है। तो एक काइंड ऑफ ट्रस्ट और एक विश्वास है, राइट? तो हमें एनर्जी को आगे बढ़ाने में अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा आसानी होगी, राइट? जी सर। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो यदि हम सब लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के इन सब लोगों की सूची बनाएं और संकल्पित भाव से आधा घंटे से लेकर 2 घंटा जितना भी संकल्प है, यदि उसमें हम इन लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, और बाद में ऊर्जाकृत करके समय समय पर हम थाली बजाकर दीपक जला के उनका आपस में जो वो है इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर महाकेंद्रों को हम ऊर्जाकृत अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के जिता पाएंगे, इसमें आपको कोई शंका है क्या? सर देखिए, ये मूड ऑफ अप्रेंटिस पे अगर हम लोग जो बात है वो और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तब कहीं समझ में आएगा कि कोई चीज़ें को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना उस पर सक्सेस हमको मिलने के चांसेस हैं। देखिए, अभी आप इनिशियल जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जी आप अपने किसी नए व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। जब जी आप जी अपने जुड़े हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी हैविंग ए फेयर डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप, है कि नहीं है? यस सर। आप यस अपने लाभ के लिए कर नहीं रहे हैं, देश के लाभ के लिए कर रहे हैं, और उसमें उनका नुकसान कोई नहीं है। लिहाजा मुझे लगता है कि हमारे थोड़े संकल्पित प्रयास से इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। केवल प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हमने संकल्प ले लिया लेकिन उस संकल्प के हिसाब से समय नहीं दिया और लोगों से बातचीत नहीं की। लेकिन यदि चारों तरफ से ये प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर जो है हम करोड़ों पे पहुंच सकते हैं। जैसे यकीन करिए कि मान लो मैं जो है 10 लोगों को आज ऊर्जाकृत करता हूं, और वो 10 लोग 10 को करते हैं तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, और तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन जो 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम मात्र 10 लोगों को ही ऊर्जाकृत कर रहे हैं, तो भी हम जो है 100 करोड़ लोगों को ऊर्जाकृत करके उनके माध्यम से थाली बजाकर शंखनाद कर पाएंगे, दीपक जलाकर अंधकार को दूर कर पाएंगे, और जो क्राइम फ्री भारत की सोच जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज हो चुकी है, जो कि देश हित में भी है, उसे हम जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को अनुनय विनय प्रार्थना कर पाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप इसको कानून में उतारिए। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो महा ऊर्जा केंद्रों को उतारकर हम जो है इस व्यवस्था को पार्लियामेंट में जाकर स्वयं बदलेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि इसमें चर्चा करने की जरूरत है। सिंसियरली हम सब लोग कुछ ना कुछ लोगों को जानते हैं, हम
ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, हम भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, राइट। हम जो है जी ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कि पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को प्रभाव क्षेत्र के अपन जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हम हर जाति के कुछ ना कुछ लोगों को जानते हैं, हम उनके माध्यम से वो स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे जी और हमसे जुड़े हुए लोग हर प्रोफेशन में हैं, हम उनको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग पत्थर होंगे, वो आने वाले समय में ऊर्जाकृत हो जाएंगे। तो इसमें चूंकि नुकसान कोई नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आप कोई कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। नंबर तीन, आपको कोई रिस्क नहीं है। लिहाजा और मॉडल अपने आप में पावरफुल मॉडल है, और बिना रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशन भी कर पाएंगे, और शांतपूर्ण ढंग से वो सब बदलाव कर पाएंगे जो कि आज की सोच में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो आज हमने जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जिन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। जी तो एक चीज तो अपन ये, आई विल बी हैप्पी कि इसके बारे में कुछ एक हल्का सा फॉर्मल, यदि हम एक आध घंटे का डिस्कशन रख पाए और उसमें अपनी पूरे फैमिली जोड़े, क्योंकि जी महिलाओं को भी रोल अदा करना है, और हम लोगों की महिलाएं वैसे भी जो है ना बहुत सारे सामाजिक कार्य ये वो उसमें भी जुड़ी हुई हैं। तो कुछ हमारी जो है ना लेडी वाइफ जो है वो खुद प्रोफेशनल्स हैं, कुछ जो है जो प्रोफेशनल नहीं भी हैं वो समाज सेवा और दूसरे कामों में जुड़ी हुई हैं। तो हम जी लोग परिवार की तरफ से पूरा क्रम करके एक अच्छी व्यवस्था यदि हम ला पाएंगे, तो इट विल बी रियल एंड कॉन्क्रीट पे बैक टू द सोसाइटी। आप एक चीज मानेंगे कि हर व्यक्ति जो कि कुछ हासिल कर पाया है इस अपने आयाम से, उसको जरूर एक इच्छा होती है कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे। जी जी डू यू जी एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। तो प्रतीश, आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट यू कि जो कल का डिनर रहे उसमें जी कैसे हम जो है ना इस चीज को जोड़ पाए, ऐसा यदि होता है तो बहुत अच्छा रहे। सर, अगर मैं हम लोग बात करते हैं इस पर सभी लोगों के साथ में, मैं हाँ, आप विवेक और सर, और इस पर क्या है आपका विवेक कुछ से एक तो हमारी स्लॉट। बात होती ही रहती है, विवेक से हमारी बात है, जी जी बता दीजिएगा तो कि हम हमने लोग, ऐसी इच्छा जाहिर की है। और लेट ठीक है इट सर। बी ए फुल फैमिली इशूज। हम हाँ ना केवल हाँ हाँ अकेले अपनी लेडी वाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो समाज सेवी हो, हम उनको भी इसमें टास्क करें कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में उसी गति से भिड़ें और जितना हम भिड़ रहे हैं। और हम सब लोग यदि सामूहिक प्रयास करेंगे, और मैं जो है ना इस तरीके के ढेर सारे आयोजनों में ढेर सारे डॉक्टर्स को इनको उनको मैं प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग जी। रहा है कि ये प्रयास फलीभूत होंगे, और हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छे भारत को सौंप सकेंगे। नहीं, 100% होंगे सर। जो एक ये थॉट है, ये थॉट देश के फेवर के लिए है, और अगर लोग इसको समझेंगे तो डेफिनेटली सारे लोग इससे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। आपको नहीं लगता है कि यदि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के अपने से जुड़े लोगों से बात करेंगे तो उसकी ग्राह्यता भी ज्यादा होगी और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा? होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे साथ में मिलते जुलते हैं, हमारे साथ में रेगुलर बात करते हैं, हमारे प्रभाव क्षेत्र में भी हैं, तो डेफिनेटली उसका असर और ज़्यादा होगा बनिस्बत कोई और उनसे बात करे। तो इसको जो भी आपका विवेक राय को कहिएगा, उनसे तो हमारी बात होती ही रहती है रादर, है जी ना। जी तो उनको जी कहिएगा कि साहब ने ऐसा कहा है, और एक आध जो है ना मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ लास्ट में कोई ना कोई फंक्शन टाइप का रखते ही हैं, उसमें जो जी है पहले इसको करके और फिर बाकी जो है ना दूसरे कार्यक्रम यदि अपन करेंगे तो जी इस मीट का एक ये फायदा भी मिल जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। है ना। और मैं एक बार चर्चा कर क्योंकि लेता हूँ कि हम मैं कैसे इसको हम्म। आपका बीच में हम ऐसे स्लॉट रख लें, हम 10 से नहीं नहीं, 15 देखिए मिनट का। देखिए, अपन जो लास्ट में एक आयोजन टाइप का करते हैं ना, जो थोड़ा रिकॉग्निशन करते हैं, तो उसमें जी जो जी है जी ना एक आधा घंटे का जो है ये एनर्जी सेंटर के मॉडल के माध्यम से एनआईटी रायपुर के एलुमनाई का जो है देश के लिए जो है एक समर्पण और देश के लिए एक गिव बैक मॉडल पर चर्चा, ऐसा अपन कुछ रख लें उसको। तो ठीक है सर, वो ठीक है। डायरेक्टली जो है ये रिलेट करेगा कि इट इज ए गेस्चर फॉर गिविंग बैक टू द सोसाइटी।
ठीक है सर, ठीक है है। ना? तो ऐसा करके, और लगेगा तो इसके जस्ट जैसे इस भाषण के बाद हम लोग उतने लोग खड़े होके हम अपने आप को संकल्पित करते हैं, ऐसा करके जो है वो एक हल्का सा जैसे एक ओथ ओथ, लेते हैं ना, हाँ, हाँ, ओथ ऐसी ओथ। ओथ ले लेंगे तो एक अच्छा सी शुरुआत हो जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा रहेगा सर, कल का जो मौका रहेगा वो एक तो थॉट को स्प्रेडेड करने का बहुत अच्छा मौका है, हाँ हाँ, और विद फैमिली मैक्सिमम लोग आ रहे हैं तो घर तक पहुंच जाएगा वो थॉट सब सभी के, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और इसमें जो है लेडीज को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द कंट्री। जी जी जी। इट इज, देयर इज नो मेल हेजेमनी, इट इज एक इक्वालिटी। और भारतीय समाज में तो महिलाओं का स्थान पुरुषों से ऊपर रहा है, वो शक्ति की परिचायक रही हैं। और जब भी जो है कभी संकट आए हैं तो ये नारी शक्ति है, उसने ही समाज को उबारा है। नारी जी शक्ति ज्यादा बलवान हुई है हमेशा, जी राइट? जी जी तो जी जी। नारी शक्ति को जो है उभारने का, उनका आह्वान करने का जो है ना, हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो प्रमेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे डिटेल जरूर भेज देना, सो दैट आई शुड बी देयर एंड टू ज्वाइन विथ यू, राइट? प्लीज प्लीज सर, प्लीज, बिल्कुल। ओके ओके, बाय बाय। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।